हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज सूरज। हम लोगों ने एमपीएससी 004 पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया। यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, प्री मॉडर्न सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल थॉट इन डाइवर्स स्टैंड्स। हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका था। 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टेट का फॉर्मेशन किस तरह हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, और सोसाइटी का फॉर्मेशन किस तरह हुआ उसके बारे में डिस्कस किया था। हमारा इंडिया का जो प्री हिस्टोरिकल पार्ट था वो किस तरह था, हम वो डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टेट एंड सॉवरेनिटी इन एंशिएंट इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग लेक्चर को देखें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स कम हो जा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो हम लोग 1.2 डिस्कस करेंगे, स्टेट एंड सॉवरेनिटी इन एंशिएंट इंडिया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग रोमिला थापर जी के बारे में पढ़ेंगे, जो उनका बुक है हिस्ट्री एंड बियॉन्ड। उसमें क्या क्या कहा गया उनके द्वारा, जो रेफरेंस लिया गया हमारे इग्नू के बुक में, वो डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट द मिड फर्स्ट मिलीनियम बीसी। जो मिड फर्स्ट मिलीनियम बीसी होता है वो 1000 बीसी से लेके हम कह सकते हैं कि 1 बीसी तक की बात की जाती है, यानी 10th सेंचुरी बीसी से लेके 1 सेंचुरी बीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे बेसिकली। तो इन द इंडियन सोसाइटी फैमिली वॉज कंट्रोल बाय एल्डेस्ट मेल मेंबर। मतलब अगर हम फर्स्ट मिलीनियम बीसी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो था वो एल्डेस्ट मेल मेंबर के द्वारा कंट्रोल किया गया था, यानी जो सबसे बूढ़े मेल मेंबर होते थे, यानी जो सबसे आप कह सकते हो कि एल्डेस्ट होते थे, उनके द्वारा कंट्रोल किया गया था, फैमिली को कंट्रोल किया जाता था, फैमिली को। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में है जियोलॉजिकल रिलेशन टाइड फैमिली टुगेदर, यानी कुछ जियोलॉजिकल रिलेशन थे जो फैमिली को टुगेदर रखते थे, यानी एक साथ बना के रखते थे। हिस्ट्री ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द फैमिली, मतलब आप जियोलॉजिकल रिलेशन क्या क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पास्ट है ये, यानी कुछ पास्ट होते थे फैमिली के जो प्रेजेंट कंडीशन में भी वो प्रिवेल कर रहे हैं, यानी कुछ कुछ आप पास्ट को अभी भी कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट में भी। ठीक है, और है फैमिली इज टाइड अप विद हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, यानी आप कह सकते हो कि कुछ पास्ट जो था, हिस्टोरिकल फैक्ट जो थे, अच्छा या खराब मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स होते थे जो कंटिन्यू किया जाता था प्रेजेंट में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है किंग एंड रिचुअल्स वर द चीफ अथॉरिटी ऑफ एरिया। ठीक है, मतलब यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किंगशिप जो था और रिचुअल्स जो था वो चीफ अथॉरिटी होता था किसी भी एरिया के लिए, यानी किस तरह से एरिया जो है फंक्शन करेगा, किस तरह से सोसाइटी फंक्शन करेगा, वो किंगशिप यानी किंग डिसाइड करते थे। और रिचुअल्स इंक्लूड रहता था, रिचुअल मतलब रिलीजियस रिचुअल्स जो थे वो भी इंक्लूड रहते थे कुछ हद तक। ठीक है, वेल्थ क्रिएटेड ए बिग डिफरेंस बिटवीन रूलर एंड रूल्ड वन, मतलब हम लोग यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वेल्थ जो था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया कि कौन रूल है और किसको रूल किया जा रहा है। ठीक है, कौन रूलर है और कौन किसको रूल किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया गया वेल्थ के द्वारा। ठीक है, जो अभी भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। शिफ्ट फ्रॉम पेस्टोरल टू प्रेजेंट इकोनॉमी, यानी जो हमारा जो समाज था, यानी हमारा फैमिली जो था वो पेस्टोरल इकोनॉमी से प्रेजेंट इकोनॉमी तक कन्वर्ट हुआ। यानी पहले हम लोग जंगल में रहते थे, फूड गैदरिंग करते थे, उसके बाद फिर हम लोग उसको धीरे धीरे फायर का यूज़ होने लगा, फिर मेटल का यूज़ होने लगा। इसी तरह हम लोग यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि पॉस्चरल इकोनॉमी से हम लोग प्रेजेंट इकोनॉमी तक बढ़ के आए। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, सोशल एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़ क्रिएट किए गए या हो गया। ठीक है, अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर लेड टू द इमरजेंस ऑफ स्टेट सिस्टम, यानी इन सब चीज़ को लेते हुए, बहुत सारे इन सब चीज़ को इंक्लूड करते हुए एक स्टेट सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ओपिनियन ऑफ रोमिला थापर एक्सटेंसिव ट्रेड डिक्लाइन इन पॉलिटिकल एलाइट्स एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेड टू द चेंज इन स्टेट सिस्टम। मतलब इनके रोमिला थापर को अगर समझने की कोशिश करते हैं या उनके टर्म को समझने की कोशिश करें तो उनका कहना था कि एक्सटेंसिव ट्रेड डिक्लाइन द पॉलिटिकल एलाइट्स, यानी बहुत सारे ट्रेड धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा तो इकोनॉमी बढ़ने लगी। इकोनॉमी से बिजनेसमैन, आप अगर मॉडर्न सेंस में लेने लगो तो बिजनेसमैन तैयार होने लगे, यानी पैसे आने लगे। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल एलाइट्स, यानी उसके थ्रू क्या हुआ कि पॉलिटिकल एलाइट्स का जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। लेकिन गवर्नेंस तो किंगशिप के हाथ में है, तो उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेड टू द चेंज इन स्टेट सिस्टम, यानी स्टेट सिस्टम को चेंज करने की कोशिश किया गया। ठीक है, यानी धीरे धीरे जो था वो इकोनॉमी जो था वो स्टेट सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करने लगा। आगे है वैदिक पीरियड वाज लीनेज सिस्टम, मीनिंग फॉलोइंग ए कॉमन पैटर्न, कॉमन रूल एंड कॉमन सिस्टम। मतलब यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है कि वैदिक सिस्टम जो था वो लीनियज सिस्टम था, यानी निरंतर चला आ रहा था, यानी एक कॉमन चीज उसमें होता था। ठीक है, जैसे कॉमन पैटर्न था, कॉमन रूल्स था, कॉमन सिस्टम था, जो हर जगह एक तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि हर जगह कॉमन था। ठीक है,
तो बट आफ्टर द सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रैटिफिकेशन सॉरी बट आफ्टर द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी स्ट्रैटिफिकेशन की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल इनटू groups based on social economic factor like wealth, economy, race, education, gender, occupation, social status और diverse power led to the formation of state। मतलब यहाँ जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो हर चीज़ को इंक्लूड किया, जैसे पॉपुलेशन को इंक्लूड किया, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्लूड किया, जो ग्रुप्स बन रहे थे धीरे धीरे उनको इंक्लूड किया, इकोनॉमी इंक्लूड किया, रेस, एजुकेशन, जेंडर, ऑक्यूपेशन, सोशल स्ट्रक्चर, हर चीज़ को इंक्लूड करते हुए एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ। और वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो था वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो आगे है विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट द इश्यू ऑफ गवर्नेंस ऑफ द स्टेट बिकेम मेजर कंसर्न ऑफ द सोसाइटी। मतलब अब तो स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इकोनॉमी आ गए, सोशल स्टेट का सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्टेट सिस्टम चेंज हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ कि स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टेट का फॉर्मेशन के बाद अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो किसी भी चीज़ के लिए होगा वो होगा कि उसको गवर्नेंस कैसे किया जाए, इसको स्टेट को फंक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, तो उस समय भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि स्टेट को कैसे गवर्न किया जाए या फिर उसको कैसे प्रॉपर वे में उसको हैंडल किया जाए। ये जो बड़ा स्टेट जो फॉर्मेशन होके आया था बहुत बड़ा, जो जिसमें ग्रुप था, बहुत सारे पॉपुलेशन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मत्स्य न्याय, एक डर पैदा हुआ कि कहीं मत्स्य न्याय ना उत्पन्न हो जाए हमारे समाज में या स्टेट में। मत्स्य न्याय का मतलब होता है, ये शांति पर्व का वर्ड है मत्स्य न्याय, जो महाभारत में यूज हुआ है। तो इसमें क्या था, मत्स्य न्याय का मतलब होता है स्मॉल फिशेस इज इटन बाय बिग फिशेस। मतलब अगर केओस जनरेट हो जाता है, यानी अगर बहुत बड़े एक बड़े सोसाइटी में, एक बड़े स्टेट में अगर केओस जनरेट हो जाता है तो जो पावरफुल होंगे वो हेल्पलेस को वो जो है खत्म कर देंगे, यानी खा जाएंगे। एक तरह से ये कहा जाएगा मत्स्य न्याय के टर्म में कि बिग फिशेस इटन बाय स्मॉल फिशेस इटन बाय बिग फिशेस, यानी छोटे छोटे मछलियां जो थे वो धीरे धीरे जो है वो छोटे छोटे मछलियां जो है वो धीरे धीरे खाया चले जाएंगे वो बिग फिशेस के द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जांपल ऑफ मत्स्य न्याय वाज यूज्ड फॉर द एनार्किक कंडीशन इन द सोसाइटी वेयर नो अथॉरिटी एग्जिस्ट। मतलब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई स्टेट है जहाँ अथॉरिटी नहीं है या सोसाइटी है जहाँ अथॉरिटी नहीं है, वहाँ एक एनार्की कंडीशन क्रिएट हो जाता है जहाँ जो है हेल्पलेस जो है वो हेल्पलेस ही रह जाते हैं और बिग फिशेस, यानी आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिस्ट है या जिसके पास वेल्थ है या पावर है वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, आगे है टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंडीशन पीपल कलेक्टिवली एग्री टू सेट ऑफ लॉज, यानी सेट ऑफ लॉज मतलब पीपल जो है कलेक्टिवली एग्री किए कि सेट ऑफ लॉज होना चाहिए। इस एनार्किक कंडीशन को से निकलने के लिए पीपल ने क्या किया कि सेट ऑफ लॉज पे एग्री किए, यानी सेट ऑफ लॉज कुछ होना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड द किंग केम, मतलब किंग को एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड के रूप में कहा गया, जो समाज में आए, सोसाइटी में आए, स्टेट में आए, हु मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, यानी भगवान ने एक किंग भेजा, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड को भेजा कि वो समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। आगे है पीपल ऑल्सो एग्रीड सेलेक्टिंग ए पर्सन ऑन whom द अथॉरिटी वॉज गिवन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सोसाइटी। और एक और तरीका निकल के आया कि पीपल जो है वो एग्री किए कि एक पर्सन को सेलेक्ट किया जाए और उनको हमारे जितने भी अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी मतलब जो भी हो अधिकार उनको दिया जाए और वो हमारे समाज को या सोसाइटी को या स्टेट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप देखा जा रहा है और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे है इन द राइटिंग ऑफ रोमिला थापर वी फाइंड रेफरेंस ऑफ बोथ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप एज वेल एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी रोमिला थापर के राइटिंग में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप यानी भगवान के द्वारा जो भेजा गया किंग को उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा नेक्स्ट में है पीपल एग्रीड ऑन सेलेक्टिंग द पर्सन whom अथॉरिटी वाज गिवन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सोसाइटी। तो इसमें एक आप कह सकते हो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, यानी हम लोगों ने अपने राइट किसी को दिया और उन्होंने प्रोटेक्ट किया हमारे राइट्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इन द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द इंडियन एंशिएंट थिंकिंग थियोलॉजिकल रिलेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स एंड मेटाफिजिकल इन्वायरमेंट रिलेशन बिटवीन माइंड एंड मैटर बोथ प्लेड ए बिग रोल। मतलब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा इंडियन एंशिएंट थिंकिंग जो था वो शेप कैसे हुआ, एक थियोलॉजिकल प्रोसेस भी था इसमें।
थियोलॉजिकल इन द सेंस हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गॉड और रिलीजियस बिलीव्स के थ्रू जो हम राजा बनाए थे उसको एक थियोलॉजिकल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक थियोलॉजिकल प्रोसेस था, यानी जिसमें गॉड और रिलीजियस बिलीफ को भी इंक्लूड किया गया, और मेटाफिजिकल इन्वायरमेंट जैसे रिलेशन बिटवीन माइंड एंड मैटर, यानी हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन क्या था माइंड और मैटर के बीच में, रिलेशन क्या था, जैसे हम लोगों ने राइट को किसी पर्सन को दिया, उन्होंने हमारा प्रोटेक्ट किया राइट, ये एक तरह से कह सकते हो कि माइंड एंड मैटर दोनों को इंक्लूड किया गया, यानी गॉड का भी, रिलीजियस बिलीफ्स का भी, माइंड का भी, मैटर का भी, ये सब का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था हमारा इंडियन एंशिएंट थिंकिंग को शेप करने में। ठीक है, आगे है द एंशिएंट इंडियन सॉरी in ancient India, whether it was divine origin of kingship or social contract, we find monarchy as a dominant form of government। मतलब अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात करें तो चाहे वो डिवाइन ओरिजिन था या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, इस पे अभी जो बहस है वो खत्म नहीं होती है, यानी क्या था क्या नहीं था ये अभी कंटिन्यू है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ में नहीं उलझना है कि डिवाइन ओरिजिन था या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी था, लेकिन एक मोनार्की जो था हमारे सोसाइटी में या हमारे सिस्टम में, वो एक बहुत बड़ा मोनार्की जो था वो प्रिवेल करता था गवर्नेंस में, यानी मोनार्की हमेशा से रहा है हमारे एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि मोनार्की था। ठीक है, डिवाइन ओरिजिन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिन ये जो था वो तो था ही। ठीक है, उस पर डिबेट होता रहता है, पॉलिटिकल साइंस में ये हमेशा डिबेट अभी कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, लेकिन मोनार्की जो था वो हमेशा से रहा है हमारा गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम लोग थोड़ा महाभारत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि महाभारत के समय में, यानी जो शांति पर्व एक पार्ट है महाभारत का, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टेट क्राफ्ट जो है किस तरह से फंक्शन होता था महाभारत के समय में। ठीक है, तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करें कि स्टेट क्राफ्ट कैसे फंक्शन हो रहा था उस समय, और उसका रेलेवेंस अभी के समय में क्या है। ठीक है, स्वामी और द सॉवरेन किंग, इसमें हम लोग समझ, ये 7 एलिमेंट है, ये शांति पर्व में डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से स्टेट क्राफ्ट रन किया जाता था शांति पर्व में, ये इसका डिस्कस किया गया है। स्वामी और द सॉवरेन किंग, यानी सबसे पहला जो होता, सबसे अपर स्टेज में कहा जाए, सबसे फर्स्ट स्टेज मतलब स्टेज जो होता था किसी का स्टेट में, तो वो होते थे स्वामी और द सॉवरेन किंग, यानी उनको किंग कहा जाता था। उसके बाद आते थे अमात्य द ऑफिशियल, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अभी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर। एक तरह से आप अगर अभी के समय में और उस समय के समय को रेलेवेंस में अगर आप लिखने की कोशिश करो तो आप कह सकते हो कि स्वामी जो है अभी के समय में प्राइम मिनिस्टर है, और ठीक है, और सॉवरेनिटी है, किंगशिप है उनके पास, तो उसी समय स्वामी थे। स्वामी जो थे वो हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता था। ठीक है, अमात्य आर द ऑफिशियल, यानी अमात्य जो थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। उसके बाद आता था जनपद। ठीक है, जिन अमात्य को बोला जाता था जो ब्राह्मण्स होते थे, जो किंग्स को सलाह देते थे। ठीक है, अमात्य उनको, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी के सेंस में अगर कहा जाए, अभी के मॉडर्न एरा में कहा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। ठीक है, जनपद और द टेरिटरी, यानी अब जनपद में कौन कौन इंक्लूड होते थे, जनपद क्या होता था, तो वो टेरिटरी होता था, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लैंड माइंस हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब जो था वो जनपद में इंक्लूड होता था। उसके बाद आता था फोर्थ पॉइंट, दुर्ग और द फोर्ट, फोर्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल, यानी दुर्ग, एक दुर्ग होता था जिससे आप कह सकते हो कि फोर्ट को जो था, यानी कैपिटल को जो था वो प्रोटेक्ट किया जाता था, फोर्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी चारों तरफ से बाउंड्री किया जाना या फिर कुछ भी करके, यानी फोर्स लगा के जो भी करके दुर्ग को, यानी कैपिटल को वो प्रोटेक्ट किया जाता था। कोस और द ट्रेजरी, फिफ्थ पॉइंट है कोस और द ट्रेजरी, प्लेस वेयर कलेक्टिव रेवेन्यू आर केप्ट, यानी कोर्स होता था जिसमें अभी के सेंस में उसको ट्रेजरी कहा जा सकता है। ठीक है, जो प्लेस होता था जहां रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है, यानी टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते थे, उसको रखा जाता था। उसके बाद आता है 6 पॉइंट, दंड और द आर्मी। 6 पॉइंट था दंड और आर्मी, लॉ एंड अथॉरिटी। इसमें लॉ एंड अथॉरिटी की बात होती थी दंड में, आर्मी के द्वारा, यानी अभी के समय में आर्मी आप कह सकते हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हो, जैसे पुलिसिंग कह सकते हो, तो लॉ एंड अथॉरिटी को मेंटेन किया जाता था ये इसमें दंड में। ठीक है, मित्र और द एलाइज,
यानी मित्र होते थे कुछ। 7th पॉइंट है मित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाती है तो अभी के सेंस में आप इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेवेंस में आप ले सकते हो उसे, ठीक है। मित्र और द एलाइज यानी फ्रेंडली स्टेट्स, यानी हमारे स्टेट के अलावा जो आसपास के स्टेट्स हैं यानी उसमें फ्रेंडली कितने हैं और एनिमी स्टेट कितने हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात होती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जैसे वॉर होता था तो कुछ मित्र एलाइज जो होते थे वो हेल्प करते थे, ठीक है, और स्टेट के द्वारा हेल्प किया जाता था मित्र एलाइज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे हमारा मनुस्मृति, मनु। तो ये मनु के द्वारा फर्स्ट लॉ बुक जो है मनुस्मृति है, जो मनु के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें भी जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी को एडमायर किया गया मनु के द्वारा। मनुस्मृति में भी पॉलिटिकल अथॉरिटी को सपोर्ट किया गया कि एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसमें जो है अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं रहेगा तो एक सोसाइटी जो है वो डिसऑर्डर में चला जाएगा, यानी एक सोसाइटी डिसऑर्डर वे में फंक्शन करेगा। एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के बिना सोसाइटी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता है अच्छे से, ठीक है। आगे है, इट इज द ड्यूटी ऑफ किंग टू इंश्योर द जस्टिस इन द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट द वीक। ये किंग की ड्यूटी है कि वो सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट किए, जस्टिस का माहौल क्रिएट किया और जस्टिस दिलाए और वीक को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। बाय टेकिंग डिसीजंस ले, डिसीजंस अच्छे वे में ले। बाय प्रिवेंटिंग द कंफ्यूजन ऑफ कास्ट, जो कास्ट का जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यानी वर्ण सिस्टम का जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है तो उसको प्रिवेंट करे, ठीक है। आगे है, Manu was in a favor of social hierarchy and caste system in a nature of justice and based on social hierarchy and caste system। मनु जो एक चीज़ आप कह सकते हो कि एक क्रिटिकल वे में या फिर आप मॉडर्न सेंस में इसको क्रिटिकल वे में भी ले सकते हो कि उन्होंने सोशल हायरार्की को सपोर्ट किया था, ठीक है, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया था और नेचर ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड ऑन सोशल हायरार्की एंड कास्ट सिस्टम, यानी जो जस्टिस दिया जाता था यानी अपर कास्ट या फिर उनके वर्क के अनुसार उनको जस्टिस दिया जाता था, यानी जस्टिस का जो सिस्टम था वो हर किसी के लिए सेम नहीं था, ठीक है। ये इस चीज़ में थोड़ा सा आप क्रिटिसाइज कर सकते हो मनु को अभी मॉडर्न के सेंस में, मॉडर्न सेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे हमारा, ही सजेस्टेड दैट दो द किंग डिवाइड्स though the king derives his authority from God but should be guided by Brahmins। मतलब उनका कहना था कि किंग जो थे वो डिराइव्ड फ्रॉम गॉड, यानी वो एक आप कह सकते हो कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप के बारे में बात करते हैं मनु। तो उन्होंने कहा गया था कि गॉड के द्वारा बनाया गया है किंग को, लेकिन उनको गाइड करने के लिए ब्राह्मण्स को दिया गया है, यानी अर्थ पे यानी सोसाइटी में ब्राह्मण्स हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, रीजन बिहाइंड दिस वॉज ब्राह्मण्स पोजेस नॉलेज एंड नॉलेज शुड बी रूल। मतलब उनका रीजन जो दिया गया था इस चीज को लेकर कि ब्राह्मण को क्यों किंग को सजेस्ट करना चाहिए या गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाना चाहिए ब्राह्मण्स को, तो उनका रीजन ये था कि ब्राह्मण जो थे वो नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है, और नॉलेज शुड रूल, यानी नॉलेज जो है वो रूल करे, यानी नॉलेज का अधिकार हो। नॉलेज जो है एक नॉलेजेबल पर्सन अगर रूल करे तो रूलिंग सिस्टम जो है गवर्निंग सिस्टम अच्छा हो सकता है। आगे है, मनु प्रिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंसेस। यानी मनु जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट को, यानी स्टेट का जो स्ट्रक्चर था वो विलेज के फॉर्म में होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, प्रोविंसेस के फॉर्म में होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड द स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी जो था वो गाइडिंग प्रिंसिपल था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन था उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में क्या काम कर रहा था, वो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस था। जैसे अभी के समय में आप कह सकते हो कि विलेज है, पंचायत है, फिर आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर आप कह सकते हो स्टेट है, कंट्री है, ठीक है। इस तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म था, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। He supported the assembly of learned and as well as the officers of state to advise the king and to show concern of the public opinion। मतलब उन्होंने सजेस्ट किया था कि लर्निंग पीपल होने चाहिए असेंबली में, ठीक है, ऑफिसर्स होने चाहिए, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और ताकि जो किंग है वो कंसर्न शो कर सके अपने पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन का जो इन्वॉल्वमेंट जो है असेंबली में होना चाहिए ताकि किंग जो है कंसर्न सुन सके और उस अगर प्रॉब्लम है तो उस पर कंसर्न अपना दिखा सके कि हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मेंबर्स वेयर एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जेक्टिव एंड फियरलेस इन द टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। मतलब जो मेंबर्स होते थे असेंबली के उनको कहा गया कि आप फियरलेस रहें, ठीक है। अगर आप धर्म के नाम पे डिसीजन ले रहे हैं या धर्म में के बेसिस पे आप धर्म के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं, यानी धर्म जो रिलीजियस धर्म से ये अलग धर्म, यानी सोल और माइंड का कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप फियरलेस रहें, ठीक है। आगे है,
विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वॉज सजेस्टेड टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली ओनली व्हेन देयर वॉज अ नीड, किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू हेल्प। मतलब विलेज और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कहा गया कि आप इंडिपेंडेंटली फंक्शन करें, अगर आपको नीड है यानी अगर नीड की जरूरत है यानी कुछ प्रॉब्लम है तो किंग हेल्प करें, ठीक है, यानी किंग को जो है हेल्प करना चाहिए, ठीक है। आगे है, लेकिन विलेज और डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करें। वेलफेयर ऑफ जनरल पीपल वॉज द मेजर कंसर्न ऑफ द किंग, यानी जनरल पीपल का जो वेलफेयर होता था वो मेजर कंसर्न होना चाहिए किसी भी किंग के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.2 स्टेट एंड सॉवरेनिटी इन इंडिया पार्ट 2। ये थोड़ा लेंदी हो जाता था, इस वजह से इसको मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।